Okay. So today we are going to start with the topic sets. I believe everyone has arrived. ठीक है, एक दो बचे हुए हैं. Almost everyone has arrived here. चलिए. Good morning, good morning. बहुत लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है. गुड मॉर्निंग. चलिए, तो गाइज हम शुरू करेंगे सेट्स. ये अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का. इसके अलावा बेसिक मैथ्स जो होता है ना, जेई वगैरह के लिए जो हम बेसिक मैथ्स की बात करते हैं, तो बेसिक मैथ्स में हम लॉग, इनइक्वालिटी, सेट्स, ये तीन होते हैं. तो कहीं कहीं पे पहले सेट्स कराया जाता है, फिर इनइक्वालिटी, फिर लॉग, या मतलब ये ऑर्डर कोई भी पहले कराया जा सकता है. तो ये तीनों हमारे बेसिक मैथ्स की कैटेगरी में परफेक्टली फिट बैठते हैं. मतलब आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फंक्शंस हो गया, एपी हो गया, तो किसी भी चैप्टर में लॉग को इंसर्ट किया जा सकता है, सेट्स का यूज किया जा सकता है, इनइक्वालिटी का यूज किया जा सकता है. तो इसलिए हमको वो उनके बेसिक्स अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए. ठीक है. शुभम पूछ रहा है कि सर दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी और नॉट. शुभम, सारे सारे चैप्टर्स आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. मृगम, एंटीलॉग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. एंटीलॉग आपको मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल अगर कहीं कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा. इट्स नॉट बिग डील. ठीक है. हमें लॉग जानना होता है, लॉग के फॉर्मूला जानने होते हैं. एंटीलॉग वगैरह तो हम एकदम परफेक्ट जब वैल्यू निकालना होता है ना, मतलब मान लो कि जैसे आपको केमिस्ट्री वगैरह में मिलेगा, तो वहां पे जब आप ये आरएससी वगैरह सॉल्व के चैप्टर्स आएंगे, तो वहां पे रहेगा कि एंट्रोपी वगैरह जो रहेंगे वहां पे. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वहां पे आपको स्टीम टेबल वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वहां चाहिए होगा वो भी. मतलब केमिस्ट्री वाले टीचर जनरली बताएंगे. स्टिल अगर चाहिए होगा तो आई कैन टेल, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एज ऑफ नाउ. सो सेट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है. अगर हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई 2019 मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच वाज अगेन वेरी इजी. तो इस टॉपिक से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल बनते नहीं है. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो ये चैप्टर हमें स्किप नहीं करना चाहिए. ऑल्सो दिस एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर द अदर चैप्टर्स. आगे के चैप्टर्स के लिए भी एक फाउंडेशन की तरह काम करता है. हर एक आगे के चैप्टर्स में इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा. तो ये एडिशनल रीजन भी हो गया कि चैप्टर इजी है, जेई में क्वेश्चंस भी इससे इजी आते हैं, और इसका यूज हर एक चैप्टर में मिलेगा, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. तो चलिए फिर समझते हैं कि सेट्स क्या होता है. So a set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. अब ये well-defined objects का मतलब क्या है, यहीं पे पूरा खेल है. राइट. अब जैसे कि क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनका कलेक्शन, अगर मैं इनका कलेक्शन बोलूं तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा. बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हर एक इंसान अलग अलग है, उसकी आइडेंटिटी एकदम क्लियर है. राइट. यहाँ पे जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट का नाम अमृता है, एक स्टूडेंट का नाम उज्जवल है, एक स्टूडेंट का नाम सुशांत है. तो सबके नाम अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग है. इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली मान लो कि हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, या कल रात को जो मैच हुआ था, यूरो कप चल रहा है, पोर्टुगल का जो मैच हुआ है, तो वहां पे 11 प्लेयर्स कौन कौन खेले थे, रोनाल्डो था, ये था, वो था, या वहां पे इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ जब हम कलेक्शन प्रॉपर्ली करते हैं, आप इंग्लिश अल्फाबेट ही ले लो, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं. ठीक है. हमको कहीं ना कहीं पोजीशन भी पता रहता है, पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट की बात करता हूं तो आप कहीं ना कहीं ए से लेकर जेड को ही कंसीडर करते हो. अगर मैं वॉवेल्स की बात करता हूं तो आप ए ई आई ओ यू ही कंसीडर करते हो. अगर मैं एक पैक ऑफ कार्ड्स की बात करता हूं जो अपन प्रोबेबिलिटी 10th वगैरह में देखते थे, तो आप वो 52 कार्ड्स के बारे में ही सोचते हो. राइट. तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस किया, आउटकम्स क्या है, तो हेड्स एंड टेल्स. इट इज आल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो इस तरीके की सिचुएशंस जो होते हैं उनको हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपके दिमाग में अगला सवाल आना चाहिए कि फिर सर कौन सी चीज को कंसीडर नहीं किया जाता है. जैसे कि गुड स्टूडेंट इन अ क्लास. गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, मान लो कि इन्हीं 20 स्टूडेंट में से अगर मेरे से पूछा जाएगा गुड स्टूडेंट क्या है, तो गुड स्टूडेंट मेरे लिए कुछ और हो सकता है, फिजिक्स वाले टीचर के लिए कुछ और हो सकता है, केमिस्ट्री वाले टीचर के लिए कोई और हो सकता है. राइट. तो यहाँ पे ये गुड स्टूडेंट की कैटेगरी जो है, या गुड, व्हाट इज गुड, क्या डेफिनेशन है गुड का. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चे सबसे अच्छे लगते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चे सबसे ज्यादा नालायक दिखते हैं. राइट. तो वहां पे गुड क्या है, डिफाइन नहीं है. आप ही बताओ कि आपके लिए कोई आदमी अच्छा दिखता है, वो दूसरे के लिए खराब होता है.
तो यहाँ पे ये डेफिनेशन प्रॉपर्ली फिट नहीं बैठती है। इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस वाली चीज होती है, आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स बताना चाहोगे? चलो चैट में बताओ एक बार। और कुछ देखो, जैसे शिवम ने लिखा है, शिवम इज अ गुड स्टूडेंट। अब ये हो सकता है कि मैं ना मानूं, आप मानो, कोई और माने, मैं शायद ना मानूं। तो अब यहाँ पे क्या, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो चीज के बारे में बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में भी वही आएगा, आपके दिमाग में भी वही आएगा, किसी और के लिए भी वही रहेगा। उस चीज को बोला जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलो, तो पहले सोचो, वेल डिफाइंड, पहले मेरे को सबको ही, जो भी आपको मन में फील हो रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करो, जो भी आपको फील हो रहा है स्टूडेंट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? जो भी, एक एग्जांपल आई वांट कि एटलीस्ट जो भी आपको फील हो रहा है बताइए। शुभम करेक्ट है, शुभम ने लिखा सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। उज्जवल ने लिखा है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर में उज्जवल हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां से लेके कहां तक, बट ठीक है, प्राइम नंबर भी परफेक्ट। सनी ने लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, एकदम वेल डिफाइंड है सनी वो। एनिमल्स, सुशांत एनिमल्स के मामले में क्या बोलेंगे? आई थिंक अगर हम वहां पे थोड़ा सा डिफाइन कर दे, जैसे ऑल एनिमल्स बोलोगे तो फिर वो कैटेगरी आ जाएगी। अब वहां पे हम कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है, या ओमनिवोर्स बोलेंगे, तो वहां पे फिर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। फिर मृगंक ने लिखा है स्टूडेंट इन क्लास हुज नेम स्टार्टिंग विद एम, वेरी गुड। एम से शुरू होने वाले क्लास में जो जो स्टूडेंट है उनका नाम, वो भी एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, राइट। इस क्लास में जैसे मृगंक हो गया, माला हो जाएगी, है ना, ये दो लोग हो गए। माला ने लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन माय क्लास, दैट इज आल्सो परफेक्ट। क्लास में जितनी भी लड़कियां होंगी उनके कलेक्शन, वो भी एकदम वेल डिफाइंड होगा। शिवम ने लिखा है सेवन वंडर्स, एकदम परफेक्ट। फिर विवेक ने लिखा है कलेक्शन ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज। कलेक्शन ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज, विवेक किस तरीके से मीन कर रहे हो, है ना? अगर मान लो कि आप अपने वहां पे क्या होगा कि मान लो कि आपका वहां पे खेत है, ठीक है, आपने वहां पे बगीचे हैं आपके आम के और ये ऑरेंज के, आपके वहां से जितने भी आम और ऑरेंज निकल कर है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। सेट ऑफ ऑल कलर्स, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऋषु ने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल हार्बिवोरस एनिमल्स, हो जाएगा परफेक्ट। आयुष ने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट स्टेडियम्स इन वर्ल्ड, जहां जहां पे मैचेस हो चुका है। आयुष, थोड़ा सा वहां पे क्रिकेट स्टेडियम, तो अब जैसे कि अपना यहाँ पे राजेंद्र स्टेडियम भी है, वहां भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमें क्लियर कर देना होगा कि कौन सा स्टेडियम, तो जहां जहां पे इंटरनेशनल मैच हो चुका है वो कह सकते हो, राइट। नीतीश, कोई दिक्कत नहीं है नीतीश, हमने आज टॉपिक शुरू किया है, बस मैं, आप सोचो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो सकता है। जैसे नीतीश, आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, आपके पापा के घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं, या पूरी जॉइंट फैमिली को भी कंबाइन करोगे, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। शिवम ने लिखा है कलेक्शन ऑफ भारत बाराती दिन शादी सही बात है, जिस जिसको तुमने काट दिया वो लोग आए, वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मानस ने लिखा है कलेक्शन ऑफ वन वन मानस, दर्जन वर्ड जो होता है ना, उसको इंग्लिश में डी और जेड एन बोलते हैं, आपने हिंदी वर्ड पे इंग्लिश में लिखा है। शुभम ने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ्स टीचर्स इन छपरा, वाह शुभम। कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर, वेरी गुड, 12 मंथ होते हैं, एकदम वेल डिफाइंड है, राइट। चलिए, तो आई थिंक एवरीवन इज एबल टू फिगर दिस आउट ना, सारे लोग ये तो फिगर आउट कर पाए। चलिए, अब आप लोग खुद बताओ, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, हाँ, और कोशिश करना, कुछ लोगों के आंसर आर डी शर्मा से आ रहे थे शायद, तो बिना आर डी शर्मा को देखे आंसर करने की कोशिश करो। नॉट वेल डिफाइंड क्या क्या हो सकता है, सोचिए। मृगंक ने दिया है सूरज की गर्मी, उज्जवल ने दिया है पावर ऑफ ब्रेन। मृगंक, सूरज की गर्मी आई थिंक वो ना डिफाइंड है यार, मतलब सूरज का तापमान कितना है, आई थिंक ये पता है ना, कुछ 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, एज फार एज आई नो।
शुभम ने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया। शुभम दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ना, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस तो वेल डिफाइंड होगा। ऋषु कह रहा है पेन आइकन रिमूव कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, चलो ये रख दिए। विनय कह रहा है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, हाउ कम इट्स नॉट वेल डिफाइंड? अगर आप एक बगीचे में देख रहे हो, एक जगह पे देख रहे हो, तो वो तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ना। यस, सुशांत ने परफेक्ट लिखा है कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स। ये कह सकते हैं कि बेस्ट एक्टर्स क्या है। अब किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान खराब लगता है ना। किसी को मान लो ये वरुण धवन किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स, इसको बोला जा सकता है कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। बेस्ट एक्टर आप कैसे डिफाइन करते हो? क्या आपको उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, या वो मूवी ने बहुत पैसे कमाए, आप उन एक्टर्स को बेस्ट एक्टर बोलोगे, तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड ना। आदित्य ने बोला है कलर ऑफ ऑल रिवर वाटर इन वर्ल्ड। नहीं आदित्य, रिवर्स की बात करें तो दुनिया में जितने भी रिवर्स होंगे वो एकदम वेल डिफाइंड होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर नाले को हम लोग रिवर बोलते हैं, रिवर का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, इट विल बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉलर्स, एग्जैक्टली सनी। अब कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉलर्स में भी इट इज आर्ग्यूएबल। हो सकता है कि कुछ के लिए किसी को मान लो रोनाल्डो नहीं पसंद है, वो सिर्फ मेसी को ही पूजेगा। कुछ होंगे जो सिर्फ रोनाल्डो को पसंद करेंगे, कुछ होंगे जो दोनों को पसंद करेंगे। तो अगेन ये बेस्ट फुटबॉलर्स में आप किसको कंसिडर करते हो, वो तो आपकी चॉइस हो गई ना, वहां पे इमोशन आ गया, आप किसी क्लब से ज्यादा अटैच्ड हो। पावर ऑफ ब्रेन, यस पावर ऑफ ब्रेन में हम ये कह सकते हो कि पावर ऑफ ब्रेन थोड़ा सा, ये पावर ऑफ ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड यू कैन से। मतलब वहां पे क्या है कि व्हाट डू मीन बाय पावर? हो सकता है कि कोई आर्टिस्टिक हो, कोई ड्राइंग वगैरह अच्छा करता हो, कोई मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व करता है, कोई चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है, तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। शिवम ने लिखा है नंबर ऑफ टॉयज ऑफ सिंगल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। शिवम दैट विल बी वेल डिफाइंड यार, दैट विल बी वेल डिफाइंड। अगर मान लो कि मैं आप ही की बात करता हूँ, यू आर द सिंगल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आपके घर में कितने खिलौने, क्या वो वेल डिफाइंड नहीं होगा? आयुष ने लिखा कलेक्शन ऑफ हॉर्सेस इन अ स्टेबल। आयुष आई थिंक दैट इज वेल डिफाइंड, दैट इज वेल डिफाइंड ना। ऐसा तो नहीं कि स्टेबल में जितने भी घोड़े होंगे कि आप उनको गिन नहीं पाओगे, बिल्कुल गिन पाओगे। ठीक है, मृगंक ने लिखा माई हैप्पीनेस आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसा ना हो कि खुशी के मारे पागल ही हो जाओ। ठीक है, माला ने लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। परफेक्ट। अब अगेन वो राइटर में कौन है, किस टैलेंटेड राइटर, आपको किस तरीके के नोवेल्स पसंद है। अगर आपको क्राइम नोवेल्स पसंद है तो आप वैसे राइटर्स को कंसिडर करोगे। किसी को चेतन भगत के नोवेल्स अच्छा लगता है तो वो चेतन भगत को नंबर 1 करेगा, राइट। चलो, तो आई थिंक अच्छे खासे आंसर्स आए मेरे को। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, राइट। अब आप जो हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, आप मान लो कि गजनी वाला लुक रखना चाहते हो। अब आपके पेरेंट्स को क्या है कि वो गजनी वाला लुक अच्छा ना लगे, आपको अच्छा लग रहा है, तो अगेन वो हेयर स्टाइल डिफाइन नहीं है अच्छे तरीके से, राइट। चलिए, तो आई थिंक यू आर गेटिंग अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस ना, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पे आते हैं। ओके, व्हाट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इज कि जो चीज आप, जो सवाल मेरे को पूछा जाए और जो सवाल मान लो आपको पूछा जाए, अगर हम सेम आंसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज वेल डिफाइंड। बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में एनसीईआरटी के क्लास 11th मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, राइट, या इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो ये पे हम लोग एकदम प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड आंसर मिलने वाला है, राइट। अब ये कहना कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो वो वाली चीजें जो हो गई वहां पे, फिर इट इज नॉट वेल डिफाइंड कितना अच्छा, ये वो टाइप, राइट। शुभम बताओ। सर मैंने एग्जांपल दिया था कलेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया, तो सर आपने बोला था कि वो डिफाइंड है,
तो सर कैसे डिफाइंड हो सकता है सर? मतलब संख्या तो बढ़ते जाता है ना सर, तो कैसे हाँ, मतलब वो तो डिफाइंड हो देखो, सकता है? अब सुनो, इस हिसाब से आप इंडिया की पॉपुलेशन को, जैसे जो नंबर होता है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन आप कितना बताओगे? 140 करोड़ हाँ, अप्रोक्स। अप्रोक्स, राइट। ये अप्रोक्स आपने क्यों कंसिडर किया? क्योंकि ये जो नंबर है 1 करोड़ 130 करोड़, ठीक है, ये हमारे मोदी जी बोलते रहते हैं 4-5 साल से, वो 130 करोड़ 130 करोड़ ही करते जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हर दिन डेथ होते हैं और जन्म भी हो रहा है, राइट। तो वहां पे जो ये सेंसस निकाला गया होगा, वो सेंसस एक पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग निकाला गया। अगर आप ही देखो चिल्ड्रन के बारे में, अल्टीमेटली अगर आप उसको डिफाइन करोगे तो कैसे कहना चाहते हो? क्या हम हर एक दिन के एंड में कितने बच्चे हैं वो आप अच्छे से बता सकते हो? एक दिन के एंड में कितने लिविंग चिल्ड्रन है वहां पे, वो आप अच्छे से बता सकते हो? ठीक है। आप जो चीज देख रहे हो कि काउंट करना मुश्किल हो सकता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या इसमें कुछ इमोशनल चीज है? नहीं है। अगर इसमें कुछ इमोशनल चीज नहीं है शुभम, तो आप इसको इजीली काउंट कर सकते हो। आप इसको ऐसे मत देखो कि ये काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है, आपको आपको इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अप्रोक्स लेकर चलेंगे ना सर? अप्रॉक्स इन द सेंस, देखो अगेन, अप्रॉक्स क्यों? बिकॉज वो वैल्यू जो है हर मिनट पे चेंज हो रही है या हर घंटे पे चेंज हो रही है। बट अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज के डेट के 11:50 तक आज के दिन में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, आई थिंक वहां पे आप एकदम प्रॉपर आंसर पे पहुंचोगे। अगर सरकारी अथॉरिटीज हर जगह पे सर्वे करे और उसके बाद नंबर बताए, तो वो एकदम परफेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, होगा। इट विल बी अ परफेक्ट आंसर। तो आप जो चीज समझ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि उसको काउंट करना मुश्किल होगा, बट काउंटिंग रिलेटेड है तो बिल्कुल काउंट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो एकदम वेल डिफाइंड होगा। अब आपको, अब जैसे ऐसे सवाल अगर तो पूछा उसको जाए, इनफाइनाइट कह सकते हैं ना सर? इनफाइनाइट बोलना गलत होगा। इनफाइनाइट बोलना गलत होगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो नंबर हमेशा बढ़ते जाएगा, वो नंबर हमेशा बढ़ते जाएगा। अब इनफाइनाइट कब बोलोगे? अब जैसे आप बोलोगे कि हमारी दुनिया में कितने बच्चे हैं, आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट बच्चे हैं? नहीं ना। पूरे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना, 700 करोड़ 800 करोड़ के आसपास है। तो हम एक फिक्स नंबर पे तो आए हैं ना, आए हैं कि नहीं? काउंटिंग हुई है, बहुत बड़ा यस नंबर है, सर। बट काउंटिंग तो हुई है। आप जो चीज काउंट नहीं कर सकते हो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब जैसे कि बेस्ट फुटबॉलर्स या बेस्ट क्रिकेटर, अब आपसे पूछा जाए बेस्ट क्रिकेटर कौन है, आप क्या बोलोगे? आप शायद धोनी बोलोगे, सचिन बोलोगे। हो सकता है कोई बेस्ट फुटबॉल क्रिकेटर में विराट कोहली बोल दे, कोई डिविलियर्स बोल दे, या आपसे 10 बेस्ट क्रिकेटर के बारे में पूछा जाए, तो आप 10 बेस्ट जो चूज करोगे, हो सकता है आप उनके खाली बैट्समैन को लगा दो या बॉलर्स को लगा दो, या आपने देखा कि जिसकी बैटिंग आपको अच्छी लगती थी, जिसके शॉट्स अच्छे लगते थे, आपने उसको रखा है। हो सकता है कि कोई उसको नंबर्स के बेसिस पे करे। तो ये बेस्ट फुटबॉलर, ये तो एक इमोशन हो गया, या बेस्ट क्रिकेटर एक इमोशन हो गया। जब बोल दिया जाए कि टॉप 10 क्रिकेटर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रन्स दे हैव स्कोर्ड इन द इंटरनेशनल करियर, तब वहां पे एकदम वेल डिफाइंड हो गया कि तब तो भाई सबसे ऊपर आएंगे हमारे सचिन जी, उसके बाद कोई और आने वाला है, राइट, क्योंकि वहां पे डिफाइन कर दिया गया एक क्वेश्चन को। लेकिन बेस्ट फुटबॉलर, आपके हिसाब से बेस्ट फुटबॉलर कौन है? आप एक नाम लोगे, मेरे हिसाब से बेस्ट फुटबॉलर कौन है? हो सकता है मैं कोई दूसरा नाम लूंगा, तीसरा बंदा कोई और नाम ले सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। जहां पे आप काउंट कर सकते हो ना, जहां पे आप उनको लिख सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर शुभम। यस सर। चलिए, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, हमने समझने की कोशिश की भाई कि ये वेल डिफाइंड क्या है, राइट। अब आप जब लिखोगे चीजों को तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेट? So a set is a collection of well defined objects which are distinct from each other. Distinct from each other मतलब सेम चीज आप दोबारा नहीं बोलोगे, एक तरीके से सेम चीज को हम दोबारा लिस्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो एक बार अगर मैंने शुभम का नाम लिख दिया है और अगर शुभम राज सिंह लिख दिया, तो मैं दोबारा उसी शुभम राज सिंह का नाम दोबारा नहीं लिखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। जनरली जो सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर्स, ठीक है। सेट को ओवरऑल रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से,
और सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। नेक्स्ट, इफ A is an element of a set A, अगर स्मॉल a, देख रहे हो ना स्मॉल a लिखा हुआ है, अगर स्मॉल a एक एलिमेंट है सेट A का, तो आप एक सिंबल यूज करते हो, ये वाला मैथ्स में देखा होगा, A belongs to A, ठीक है। ये इसको कैसे पढ़ोगे इस सिंबल को? इस सिंबल को बोलते हैं belongs to, ठीक है। तो सिमिलरली अगर वो A अगर सेट A के अंदर नहीं आ रहा है तो आप वहां पे क्या करोगे, उस सिंबल को लिखकर उसमें क्रॉस लगा दोगे, जैसे हम लोग नॉट इक्वल के लिए करते हैं ना, इक्वल देके हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। तो इस सिंबल को आप पढ़ोगे नॉट बिलोंग्स टू, इस सिंबल को पढ़ोगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एलिमेंट, रिशु एलिमेंट का मतलब वो सेट के अंदर जो जो लोग हैं, जैसे कि मान लो अभी हमारे पास क्लास में 22 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 22 स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने सेट को नाम दे दिया ए से, सेट का नाम दे दिया कैपिटल ए, और अब मैंने लोगों के नाम लिखना शुरू कर दिया। तो मान लो जैसे कि हमारे पास अभी ए से हमें अमृता, आदित्य, अमन, अंकित, आयुष दिख रहा है, तो मैंने अभी ए वाले लेटर्स को ही देखा, ए वाले लेटर्स को, ठीक है। तो अमृता, आयुष, आदित्य, अमन एंड अंकित, तो मैंने इसको पहले ऐसे लिख दिया। अब हो सकता था कि मैंने इसकी जगह पे खाली सिंबल यूज किया, हो सकता था कि मैंने इसके जगह पे खाली सिंबल भी यूज किया, क्योंकि देखो ये जनरली लिखा हुआ है, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज को अंदर स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, बट हो सकता है कि मैंने अमृता को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, आयुष को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, आदित्य को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, अमन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, अंकित को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया। तो अब यहाँ पे सिंबल क्या बनेगा, यहाँ पे सिंबल के हिसाब से अगर हम बात करें तो आयुष जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, आयुष सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयुष बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अभी जैसे कि शुभम, शुभम जो है वो अभी इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, राइट, अभी इस वाले सेट के अंदर तो नहीं है। मैंने इस सेट को क्या नाम दिया, इस क्लास में जितने भी बच्चे ए नाम से शुरू होने वाले मैंने उनका नाम लिखा हुआ है, तो अभी शुभम जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। सुशांत इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, लेट्स से उज्जवल इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं बस क्या करूंगा, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपको ये दिखता है तो आपको पता चलना चाहिए कि ठीक है शुभम जो लड़का है वो अभी सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, बस इतना, ओके। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट containing the elements 2 3 5 7 11। तो स्टूडेंट जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि पहले 5 प्राइम नंबर बताइए, तो आप 2 3 5 7 और 11 ही बोलोगे ना, तो यही 2 3 5 7 11 क्या हो जाएंगे, उस सेट का एलिमेंट्स हो जाएंगे, उस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। हो सकता था कि कोई मेरे को पूछे कि सर पहले 10 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, तो मैं पहले 10 प्राइम नंबर्स में पहले 5 ये बताऊंगा, उसके बाद 13 17 19 23 29 बोलूंगा, तो 2 से लेके 29 तक जो मैंने 10 प्राइम नंबर्स बोले वो मेरा एक नया सेट हो जाएगा, वो मेरा एक नया सेट हो जाएगा। इस सेट के अंदर हम 5 प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे, उस सेट में हम 10 प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि सेट्स को लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं लिखना शुरू किया था तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, कौन सा ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो इसी तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड क्या है, देखो पढ़ो, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। इस मेथड में हम एक सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसके एलिमेंट्स को लिखकर, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड देन बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो रोस्टर मेथड में हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं या जो सिंबल है उस एलिमेंट्स का उसको लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने पिछले वाले में क्या किया था, मैंने अमृता लिखा, पहले एलिमेंट का नाम लिखा, फिर कॉमा दिया, दूसरे एलिमेंट का नाम लिखा, कॉमा दिया, तीसरे एलिमेंट का नाम लिखा, और इस तरीके से जब मैंने सारे एलिमेंट लिख लिए, ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, कॉमा देते हैं हम 2 एलिमेंट्स के बीच में सेपरेशन के लिए,
और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया स्टूडेंट, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, नोट दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, एक छोटी सी चीज है कि सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने के टाइम पे एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, हम किसी एलिमेंट को जनरली रिपीट नहीं करते, वो रिपीटेशन से कुछ मतलब नहीं बनता। जैसे कि द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल में बी रिटन एज SCHOL, अगर आप देखोगे तो यहाँ O 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको बुक्स वगैरह में जनरली आपको ये दिखेगा कि O 2 बार नहीं लिखा हुआ है, अगर आप उसको सेट के फॉर्म में लिख रहे हो, वहां पे सिर्फ एक ही बार आपको O दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मान लो कि कहीं पे SCHOL लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्कूल वर्ड बना था, उस स्कूल वर्ड कौन से लेटर से बना था, तो वो रहे। अगर आपको कहीं पे ये ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाए तो ये गलत नहीं है। आप अगर ध्यान से नोटिस किए तो यहाँ पे क्या वर्ड लगा हुआ है? जनरली रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं रिपीट हो गया तो आप उसको गलत नहीं मानोगे, इट्स कंप्लीटली फाइन। जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टेक्निक यूज करते हैं या जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारा रिपीटिशन ना हो। बट इन जनरल अगर आपने मेरे को बोला कि सर प्लीज राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल इन रोस्टर फॉर्म, अगर आप मुझे कहते हो कि सर स्कूल जो वर्ड बना हुआ है उसके लेटर्स को सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों में कोई गलती नहीं है। बस आपको यहाँ पे O 2 बार रिपीट होते हुए दिख रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। इवन यहाँ पे लेटर्स का ऑर्डर भी चेंज हो सकता था, यहाँ पे लेटर्स का ऑर्डर भी चेंज हो सकता था, तो यहाँ पे H, S, C, L, O ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने मेरे को क्या बोला है? आपने मेरे को बोला कि स्कूल वर्ड जिन जिन लेटर से बना है उन लेटर्स का सेट, उन लेटर्स को सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं तो उन लेटर्स को रिप्रेजेंट कर ही रहा हूं। ऐसा कोई जरूरत नहीं होता है कि जो S पहले है वर्ड में तो इधर भी पहले होना चाहिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई डाउट यहाँ पे? प्लीज कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, पूछिए सवाल। आयुष, डिस्क्रीट सेट वाला वर्ड को अभी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, मैं थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगा, ठीक है जी? विवेक बताइए। सर ये ऐसा क्यों होता है कि एक जो डबल रिपीट करता है उसको छोड़कर एक ही लिखा जाता है? ये एक तरीके से कुछ चीजें हैं ना जो हम आगे से बना हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और आगे अगर आप देखोगे कि इन लेटर से यूज करके कितने अलग अलग वर्ड बन सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे रिपीटेशन को इंक्लूड नहीं करते। तो ये वाली जो चीज है विवेक, मैं बोलूंगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि फॉलो हो रहा है और हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे सच कोई वो वेल डिफाइंड लॉजिक नहीं है कि भाई कभी मत लिखना, कभी भी रिपीटेशन मत लिखना। इसलिए देखो उन्होंने भी क्या वर्ड यूज किया? जनरली वर्ड यूज किया, ठीक है, जनरली यूज किया हुआ है। और सर इस फॉर्म में जो लिखे हैं डबल O डाले हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब या ये भी सही है, ये भी सही है, और अगर आपने ऑर्डर्स को भी चेंज कर दिया तो वो भी सही होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? नाम से ही आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ना। अच्छा, टेबुलर मेथड से भी नाम में कहीं ना कहीं टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो टेबुलर मेथड से आपको पता चल जाना चाहिए कि यू आर एक्चुअली लिस्टिंग डाउन द अल्फाबेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, सेट को बिल्ड करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे एलिमेंट्स को नहीं लिस्ट डाउन करते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को बताते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, in this we write down a property or rule which gives us all the element of the set। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हो? आप उस प्रॉपर्टी को लिखते हो या आप उस रूल को लिखते हो जो कि आपको उस सेट के सारे एलिमेंट्स बताए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अभी इसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने का तरीका पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, लिखने का तरीका क्या है? पहले तो कैपिटल ए हमने सेट के लिए रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू लगाओगे, अब आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, ऑब्वियसली
कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा ये एलिमेंट x लिखा, फिर आपने कॉलन दिया, ठीक है। कॉलन देने के बाद आपने p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x क्या बताया हुआ है, यहाँ पे p ऑफ x बताया हुआ है इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट। आपको वो प्रॉपर्टी बतानी है ताकि आपको उस प्रॉपर्टी से पता चल जाए कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे। सो x such that let me write an example now. So let's say ये मेरा सेट A था, या let's say this was my set B। तो अब सेट B को मैं कैसे लिखूंगा, ये सेट B को मैंने लिखा सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में। अब अगर मैं इसको लिखना चाहता था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आई कुड हैव डन इज यहाँ पे x लिखा, कॉलन लगाया, और मैं लिखूंगा x is a letter of the word school। x is a letter of the word school, ठीक है। तो अब आपको इससे क्या पता चल जाएगा, x such that x is a letter of the word school, इससे पता चलेगा कि जो स्कूल के लेटर्स हैं आपको उसको लिखना है, या वही हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, वही हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ हेल्प करेगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको वहां हेल्प करेगा जहां पे सारे एलिमेंट्स लिखने में बहुत टाइम लग जाएंगे। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बताइए यार पहले 1 लाख नंबर्स में से, या हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो 4 डिजिट नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, लगभग 9000। तो उसके 2 से डिविजिबल कितने होंगे, 4500। अब सोचो आप 4500 एलिमेंट्स लिखोगे क्या, नहीं ना। तो वहां पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो यूज हेल्प करेगा, वहां पे सेट बिल्डर फॉर्म आपको हेल्प करेगा। आ रही है बात समझ में। रोस्टर मेथड क्या है, यू राइट डाउन द एलिमेंट्स, कॉमा से सेपरेट करते हो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिस प्रॉपर्टी से आपने उस सेट को आइडेंटिफाई करे आप उस प्रॉपर्टी को मेंशन करते हो। प्रॉपर लिखने का तरीका है, दोनों ही केस में आप देख सकते हो कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है, दोनों ही केस में, है ना। बस अंतर क्या है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म होता है तो हम एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं या उसका सिंबल लिख देते हैं और कॉमा से सेपरेट करते रहते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम पहले एक सिंबल यूज करते हैं जो हमारा एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, फिर हम लगाते हैं कॉलन, और फिर हम प्रॉपर्टी बताते हैं कि सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो चीज भी अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगी। पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कोई दिक्कत यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम? यस माला। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताइए सेट बिल। ठीक है बता रहा हूँ अभी। ऋषु आपने भी हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है? सर वही दूसरा एग्जाम्पल लेके बताइए। ठीक है। मान लीजिए राइट डाउन a set containing, write down a set containing all the students of class 11। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, हमारा जो अभी जो क्लास 11 चल रहा है, ठीक है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके इनको एज अ सेट हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैं करना चाहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपका तरीका क्या होगा, मान लो कि मैंने सेट को ए से रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब जो भी वो होंगे उनको मैंने अभी x लिख दिया, x such that x is a student of class 11, और फिर मैंने ये ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, उन एलिमेंट्स को देखना है जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। बस ये लिखने का तरीका है, यू डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड,
यू डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे 1 से लेके 10, ठीक है। सेट ए था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या क्या तरीका हो सकता था, सिर्फ एक नहीं, इट कैन बी मल्टीपल वेज ऑल्सो। जैसे कि इसको लिखा जा सकता था x such that x is a single digit, x is a single digit नेचुरल नंबर, है कि नहीं, बोला जा सकता था x is a single digit नेचुरल नंबर बोला जा सकता था, या फिर x such that x is a single digit पॉजिटिव होल नंबर भी बोला जा सकता था, ठीक है। और क्या तरीके हो सकते थे, x such that x lies between 1 से लेके 10, इक्वल लगा दिया, और यहां पे 9 कॉमा, यहां कॉमा दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये भी तरीका हो सकता था। मतलब ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑलमोस्ट सेम है, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ। और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी जी गुलशन? सर इसको लिख सकते थे x such that x belongs to a where x is a natural number। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं यही रहा ना जो आप कह रहे हो कि x belongs to a, x belongs to n, राइट। और क्या कह रहे थे जो आप कह रहे हो, वैसे गुलशन ये जस्ट ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता था, ये देख रहे हो, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर लेना है 1 से लेके 9 तक, 1 इंक्लूडेड 9 ऑल्सो इंक्लूडेड। और तरीका देखो, x सच दैट x हमारा 0 से लेके 10 हो रहा है, 0 से 10 के बीच में है, और x हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी हो सकता था। देखो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि अब मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो मेरा x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वहां पे भी आप सेम आंसर पे पहुंचोगे। 0 इंक्लूड कर दिए तो नेचुरल नंबर कैसे हुआ? 0 इंक्लूड, इक्वल टू का साइन लगाया है क्या मैंने? नो सर, नहीं लगाया, तो फिर वो तो 0 के इक्वल कभी हुआ ही नहीं, राइट। और देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे 0 लगा देता, वैसे मैं अगर 0 पे मैं कहता कि x का वैल्यू जो है वो 0 और 10 के बीच में है, 0 भी चलेगा, 0 पे इक्वल टू लगाया एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं अब आपको आंसर लिखने बोलूंगा तो क्या आप 0 थोड़ी लिखोगे, आपको x का वैल्यू जो है वो 0 से 10 के बीच में, 0 इंक्लूडेड, लेकिन आपको जो वैल्यू लिखोगे नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो आप ही बताइए 0 से लेके 10 के बीच में 0 इंक्लूडेड में नेचुरल नंबर कौन होंगे? तो 1 से लेके 9 ही तो होने वाला है। यस, ठीक है। आयुष पूछ रहा है कि इज इट कंपलसरी टू टेक x? आयुष यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, y, m, कुछ भी एक लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैट में और देख रहे हैं, why we put only x, it's just a variable, nothing else। जैसे हम लोग एलिमेंट को नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए अभी उसको x लिया गया है। विवेक पूछ रहा है कि कर्ली ब्रैकेट ही क्यों लगाते हैं? विवेक, बिकॉज अब अगर हम थोड़ा बात करें, इनइक्वालिटी की जब क्लास शुरू हुई थी तो हमने बोला था कि मैथ्स में 3 तरीके के ब्रैकेट्स है। एक ये होता है जिसको हम सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये हो जाता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंटरवल का मतलब है 2 से लेकर 5 के बीच के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ये जो ब्रैकेट यूज होता है ये सिर्फ उनके अंदर के एलिमेंट्स, जैसे अगर हमने ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है तो सिर्फ वो उस एक एलिमेंट की बात करेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर हमने 1 2 3 लिखा हुआ है तो उसके अंदर 3 एलिमेंट से 1 2 3। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर ABCD लिखा हुआ है तो इससे पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है ABCD।
तो ये डिस्क्रीट सेट जो वर्ड मैंने यूज किया था, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं को देखना होता है, उन्हीं एलिमेंट्स को देखना होता है, इसके अलावा और कोई नहीं। जैसे मान लो कि मैं क्लास में जो एक सेट लिख रहा हूँ, वहां पे क्लास के सारे बच्चों को के नाम लिख रहा हूँ, तो जिनके नाम मैंने वहां पे लिखे वही मेरे क्लास में बिलोंग करें। अब इसके बाद हम मेरे को नहीं सोचना है कि सलमान खान मेरी क्लास में है कि नहीं, या आमिर खान मेरी क्लास में है कि नहीं। अगर मैंने उनका नाम नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मेरे सेट में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, नीतीश पूछ रहा है पॉजिटिव होल नंबर क्या है। नीतीश देखिए, होल नंबर की जब बात होती है तो होल नंबर में हम 0 से लेके इंफिनिटी तक की बात करते हैं, 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। जब मैं वर्ड पॉजिटिव यूज कर देता हूं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पॉजिटिव जनरली यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि लोग 0 को पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप थोड़े हायर क्लासेस में आ गए तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। 0 के राइट में नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो जब मैंने पॉजिटिव होल नंबर की बात की, पॉजिटिव होल नंबर, अब होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है, 0 1 2 3 4। तो जब मैंने पॉजिटिव वर्ड यूज कर दिया तो इनडायरेक्टली 0 हट गया, वहां से हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 ये बचा। तो वो अल्टीमेटली क्या बने, हमारे होल नंबर्स हो गए। और फिर मैंने सिंगल डिजिट लगा दिया, सिंगल डिजिट लगा दिया मतलब आप 1 से शुरू करके 9 पे आपको रुकना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? आ रहे समझ में? आई थिंक ये जो इतने सारे रिप्रेजेंटेशन के, तो अब आपके मन में ये क्लियर हो गया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स हम वो प्रॉपर्टी बताते हैं जिससे हम उन एलिमेंट्स को पहचान सके। रोस्टर फॉर्म में सीधा नाम लिख देते हैं। ठीक है, ऋषम कह रहे हैं कि सर पॉजिटिव होल इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। यस ऋषम, पॉजिटिव होल नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? डाउट क्लियर है क्या? आगे बढ़े फिर, या अभी भी किसी को कुछ पूछना है? शुभम कह रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 10, ये भी हो सकता है। शुभम आई थिंक ये मैंने हाँ हो सकता है, 0 की जगह 1 लगा दो और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी हमने क्या क्या चीजें देखी है, सेट्स क्या होता है, फिर हमने देखा था सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ही तरीके थे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेट में क्या है, पहला आता है नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अब एम्प्टी वर्ड का मतलब खाली है, तो हो सकता है कि एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो सकता है सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एग्जांपल क्या लिया जा सकता है, मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 नंबर का टेस्ट लिया था। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम किसी बच्चे का जो नंबर आया था वो आया था 90। तो अगर मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं क्लास के उन स्टूडेंट्स का नाम लिखूंगा जिन्होंने 95 to 100 स्कोर किया, 95 to 100 स्कोर किया, तो किसी स्टूडेंट ने नहीं किया था, तो वहां पे उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और जब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता है उसी को हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन है, a set having no element in it is called an empty set or a null set or a void set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हैं एंड वॉइड सेट भी बोल सकते हो। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये जो देख रहे हो ना, छोटा सा सर्कल लिखा हुआ है और बीच में लाइन डाल दिया गया, इसको हम पढ़ते हैं फाई। लेट मी राइट इट हियर, ऐसे सर्कल किया फिर यहाँ लाइन डाल दिया। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फाई बोलेंगे, PHI या फिर FI, जैसे आपको मन। ठीक है, फाई बोलोगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। या दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा नहीं, ये भी आपको नल सेट के बारे में बताएगा। यस, वॉइड सेट भी बोल सकते हो। गुलशन कह रहे हैं क्या सर इररेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल गुलशन, इररेशनल नंबर रियल नंबर क्या होता है,
तो रियल नंबर, रियल इज रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल के सेट को जब कंबाइन करते हो ना, तभी तो आपको रियल नंबर मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आई थिंक क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। फाई ये भी बोल सकते हो, PHI या फिर FI, सिंप्लीफाई। नहीं शिवम, वी विल नॉट राइट कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखेंगे ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखेंगे। आप ये कह सकते हो कि यहां देखिए, फाई और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना, ये दोनों का मतलब सेम है। सेट में अगर हम बात करें तो सेट में ये चीज इज इक्वल टू ये चीज, दोनों का मतलब सेम होगा। दोनों ही आपको बताएगा कि सेट के अंदर कोई भी नहीं आ रहा है, सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? नितीश, कोई दिक्कत यहाँ पे? ऋषु, इज दिस क्लियर? अमृता, ऋषंक, ठीक है। दिस इज द साइन, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अ नल सेट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं नल सेट के, बता सकते हो क्या? कुछ नल सेट के एग्जांपल्स बताइए ना। विनय कह रहा है कि सर एक एग्जांपल दीजिए। विनय देखो, मैं यहाँ पे नल सेट का एक एग्जांपल पहले मैं लिखता हूं, फिर आप बताइएगा। नल सेट में सबसे एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मल्टीपल ऑफ 3 which is multiple of 4 which is prime। आपसे अगर पूछा जाए एक ऐसा मल्टीपल बताइए 4 का जो कि प्राइम नंबर है, क्या बोलोगे? एक ऐसा मल्टीपल बताइए 4 का जो कि प्राइम नंबर है। ऋषंक, 0 नहीं बोलेंगे ऋषंक, 0 अब यहाँ पे मीनिंग हो जाता है, कुछ नहीं है ना। क्या ऐसा कोई मल्टीपल है 4 का जो कि प्राइम नंबर होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 4 खुद ही एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 इंटू कुछ करोगे वो भी कंपोजिट ही रहेगा। तो यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे अभी मेरे को आई थिंक किसी ने चैट में लिखा था, किसने लिखा था? हर्ष ने लिखा था, मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 3। और क्या हो सकता था? अ मल्टीपल ऑफ 4 विच इज लेस देन 3। अब आपको पता है कि मल्टीपल मतलब 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 ऐसा होता है। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है 4 का जो 3 से छोटा होगा? तो कौन सा होगा? कोई भी नहीं ना। तो आप इसको नल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो चलिए अब आप लोग चैट में जल्दी से हरी अप, जो भी आपको फील हो रहा है, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। थोड़ा मैथमेटिकल रखिएगा, उसको बेटर होगा इफ पॉसिबल। अमृता, परफेक्ट। अमृता ने बोला है इवन प्राइम नंबर एक्सक्लूडिंग 2, परफेक्ट, दैट्स अ नल सेट। ऋषंक 5 ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष ने बोला है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बॉलर्स हु टेक 7 विकेट्स इन 7 बॉल्स। बिल्कुल, ऐसा कोई बॉलर है जो 7 बॉल में 7 विकेट लिया हो? अगर नहीं है तो नल सेट होगा। सनी ने बोला है मल्टीपल ऑफ 4 नॉट डिविजिबल बाय 2। गलत है सनी। अच्छा सॉरी, सही है। सनी कह रहा है कि ऐसा 4 का मल्टीपल जो 2 से डिवाइड ना हो सके, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट, शुभम ने दिया हुआ है x सच दैट 9। शुभम आई थिंक वो अभी अपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, नेचुरल नंबर लिखना चाहते हो शायद वहां पे। उज्जवल ने 0.8 लिखा हुआ है, समझा नहीं उज्जवल क्या है। अमृता आपका आंसर तो सही है, मैंने बोल दिया। शुभम आई थिंक वहां पे थोड़ी सी कमी दिख रही है। हाँ उज्जवल बोलो। सर मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 3 में अगर हम पॉइंट डेसिमल वाला कोई मल्टीपल ले लें तो? नहीं देखो, जनरली क्या होता है मल्टीपल्स में जब हम बात करते हैं उज्जवल, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस ना, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो वो चीज फिर वहां पे आएगी नहीं। हम अगर 0.2 नहीं ले सकते हैं सर? 0.2 को आप एक मल्टीपल जब हम वर्ड यूज करते हैं ना तो भी जनरली नेचुरल नंबर्स कहीं ना कहीं। आप बताओ कि आपने कहीं भी लोअर क्लासेस में आप टिल 10 पढ़ा था कि हम ये बोलेंगे कि यस 0.2 को आप डिवाइड कर सकते हो, बट Yes, वहां पे जैसे मल्टीपल, व्हेन आई से ना राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 4, सो ईदर द नंबर इज इक्वल टू 4 और इट इज ग्रेटर देन 4, नेवर लेस देन 4। ठीक है, अब देखो बहुत मस्त मस्त एग्जांपल आ रहा है। गुलशन ने बोला है चलो ऑड नंबर विच इज इवन, तो वो नल सेट होगा। मृगंक ने लिखा है x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो भी नल सेट होगा। विनय ने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 6 विच इज ऑड नंबर, नल सेट होगा, परफेक्ट। ऋषु ने लिखा है मल्टीपल ऑफ 3 विच आर इवन। ऋषु मल्टीपल ऑफ 3 विच आर इवन में तो 6 आएगा ना, 3 2 6 हो गया, 3 4 12 हो गया, वो इवन हो गए, तो नल सेट नहीं होगा, इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है। आदित्य ने बहुत मस्त एग्जांपल लिखा है, द सेट ऑफ डॉग्स विथ 6 लेग्स, ऐसे कौन से डॉग्स होंगे जिनके 6 पैर हैं, अगर कोई दिख जाएगा तो आदमी वहां से डर के भाग जाएगा। विवेक ने लिखा है मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। विवेक उसमें एक एलिमेंट तो आएगा ना, 2 आएगा उसमें, 2 आएगा उसमें, ठीक है। आयुष ने लिखा प्राइम नंबर विच इज नेगेटिव इंटीजर, परफेक्ट, नल सेट है। तो आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द फील नाउ। अंकित आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्सेस नहीं आए मेरे को। अंकित, अमन, नीतीश क्या लग रहा है? जो भी लग रहा है प्लीज, अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे और यस नो भी नहीं करोगे ना तो इट यू विल फील बोर आफ्टर सम टाइम यार। इफ यू डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग यू विल फील बोर। तो बताइए अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो। उज्जवल ने लिखा है नंबर एंडिंग विद 0 नॉट डिविजिबल बाय 2, नल सेट, ठीक है। शुभम लिखा है द पर्सन विच हैज 2 हार्ट्स, 2 दिल वाले पर्सन, अगेन ऐसे करिश्मे अभी तो हुए नहीं है। उज्जवल ने लिखा है माउंटेन इन कलेक्शन ऑफ रिवर, बोला जा सकता है। मृगंक ने लिखा है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 0, परफेक्ट, बहुत अच्छा, मैथमेटिकल आ रहा है एकदम। शिवम ने लिखा है थैनोस विद 8 इंफिनिटी स्टोन। अरे शिवम वो तो हो सकता है, क्या पता मार्वल वाले ने फिर से कुछ घुमा फिरा के, आपको पता है कि मार्वल को किसको जिंदा करना है तो कोई भी स्टोरी बना के जिंदा कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद आपको लगा था कि एंड गेम में सब वापस आ जाएंगे? नहीं ना, आ गए। लेकिन आयुष ने लिखा है जिराफ विद 1 फुट हाइट। यहाँ पे हाँ ठीक है, आयुष ने थोड़ा सा वो दिया है। माला ने लिखा है x such that y is a point common to any parallel line। माला मैं ये स्टेटमेंट थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ। स्क्वायर हैज 5 साइड, हाँ नीतीश ये भी कह सकते हो कि स्क्वायर के 4 साइड्स ही होते हैं। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल तो उसके 5 साइड नहीं हो सकते। चलो, सो आई बिलीव एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया नाउ, ठीक है। अमन ने लिखा है सेट ऑफ रियल विचेस, मतलब चुड़ैल। हाँ चुड़ैल होते हैं यार, मतलब भूत पिशाच ये सब होते हैं। अगर आप साइंस पे बिलीव करते हो तो आपको इन सब पे भी करना होगा, नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कभी रात को यूट्यूब पे देखना थोड़ा इन सब चीज, मजा आएगा। आयुष पूछ रहा है पैरेलल लाइंस विच मीट, नहीं होता कभी भी, परफेक्ट है। शुभम ने लिखा है द पर्सन विच इज 20 फीट हाइट, नहीं होते, सबसे हाईएस्ट आई थिंक 8.5 फीट का है। उज्जवल ने लिखा है ओके ठीक है, ऑड नंबर डिविजिबल, चलो ठीक है। सो आई बिलीव नाउ एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सिंगल वर्ड है ना, आप में से बहुत लोग सिंगल हो गए यहाँ पे। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, उसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। फिर फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स गिन सकते हो। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट यहाँ पे मिस हो रहा है स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सेट क्या, अच्छा है यहाँ नीचे है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स आप गिन नहीं पाओगे, उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो नोटिस कर रहे हो क्या, डेफिनेशंस को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, उस जो वर्ड है वहीं से सारा डेफिनेशन निकल कर आ रहा है। अच्छा, फाइनाइट सेट के बाद आता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर का मतलब हुआ कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट का ऑर्डर बोला जाता है।
तो यही लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, एक सेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ द सेट। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ओ लगाते हैं, फिर ब्रैकेट में ए लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट के अंदर ए लिखते हैं, या फिर एन लिखकर भी हम ब्रैकेट में ए लिखते हैं। तो इसको ऑर्डर भी बोला जाता है और इसको कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ऑर्डर भी बोला जाता है और इसको कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। कार्डिनलिटी यही है निगम, कार्डिनलिटी यही है। उज्जवल कह रहे हैं सर सिंगलटन अगेन। उज्जवल, सिंगलटन सेट हो गया जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लूं, तो जैसे कि अगर सिंगलटन सेट की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, किसका नाम लोगे बताओ? कोई ऐसा इंसान जिसको इसका आंसर नहीं पता? वाह, चैट में आंसर क्या है जानते हो? चैट में ये आंसर आया है। पहले उस इंसान ने ये नाम लिखा है, उसके बाद अगला नाम क्या लिखा है? रोहित शर्मा। अभी तुम्हारा रोहित शर्मा फेवरेट हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़े तुम रिकॉर्ड्स को धुंधला कर दोगे। आंसर क्या है इसका? द आंसर इज सचिन तेंदुलकर। इंडियन होके आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे कैसे चलेगा? ऋषभ, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा, मैं हाईएस्ट नहीं पूछ रहा, ब्रेन लारा का टेस्ट में हाईएस्ट है 400। मैं पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ रन्स, वो हाईएस्ट किसके हैं? मतलब टेस्ट और वो मिला लो फिर एक तरीके से, ठीक है? अच्छा, एग्जांपल दिए थे। शुभम आपको शिवम जानता है क्या? तो पता है क्या लिखा है सर? गली क्रिकेट में शुभम को खेलने नहीं देते हैं सब। क्लास के बाद बात करना था उससे। चलिए, सिंगलटन सेट के अंदर हम कह सकते हैं इवन प्राइम नंबर विच इज इवन, वो कितना होगा? एक ही है, वो भी एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, राइट? अच्छा, आपने 10th कितना बार दिया है? अच्छा, आपने 10th कितना बार दिया है, वो कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा? आपने 10th का एग्जाम कितनी बार दिया है, वो क्या होगा? सिंगलटन सेट में होगा या वॉइड सेट में आएगा? The answer is null set, right? The answer is null set. मैंने कितना बार दिया है, तो मेरा आंसर आएगा सिंगलटन सेट में एक बार। चलिए, ऑर्डर क्या होता है? तो जो फाइनाइट, अच्छा गाइस फिर ये बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन सेट? बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन सेट? टेल मी गाइस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन सेट? सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया, बताओ। सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया। सनी, सिंगल ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट, सनी, नीतीश एंड मृगंक का आंसर आया। बाकी लोग हरी अपना। एक सिंगलटन सेट का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो एक सिंगलटन सेट का ऑर्डर क्या बोलोगे, या उसका कार्डिनल नंबर को क्या बोलोगे? ऋषु, क्या बोलोगे? अंकित, प्रफुल्ल यार एकदम मतलब मुझे शायद ही कभी कभार आपका वो चैट दिखता है। रॉबिन, इवन यू, व्हाट हैपेंड? यू जनरली रिस्पॉन्ड, आज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। द आंसर इज 1। आदित्य, द आंसर विल बी 1 ना,
बिकॉज सिंगलटन सेट के अंदर तो एक एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है। सो ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट हम क्या बोलेंगे? ये हमारा होगा 1। ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट होगा 1, एक एलिमेंट होता है उसके अंदर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ नल सेट क्या बोलोगे फिर? ऑर्डर ऑफ नल सेट क्या बोलोगे? प्रफुल, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। प्रफुल, आई वांट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं आएगा आंसर, आई रिमूव यार। अगर आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दोगे, हाँ ना भी नहीं करोगे, तो ट्रस्ट में वो आपको कोई फायदा नहीं करने वाला। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ नल सेट? स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर्स नाउ। उज्जवल आपका आंसर सही है, आयुष सही है, सनी करेक्ट है, आदित्य गलत है। आदित्य थोड़ा सोचो पहले। हर्ष आपका आंसर सही है। प्रफुल 4 कैसे होगा? नल सेट के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स दिखते हैं, आपको वही ना बताना है। मानस, शिवम करेक्ट। नल ऑर्डर का मतलब क्या है? कितने एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर। अब नल सेट के अंदर कितना एलिमेंट होता है? एक भी एलिमेंट नहीं होता है, 0 एलिमेंट होते हैं। एक भी एलिमेंट नहीं होता ना, तो ऑर्डर क्या बोलोगे? ऑर्डर बोलोगे कि सर उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट के अंदर कितना एलिमेंट होता है? एक एलिमेंट होता है, तो इसलिए उसके ऑर्डर को 1 बोला जाएगा। चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, उसको ऑर्डर तो 1 बोला जाएगा ना, उसके ऑर्डर को 1 बोला जाएगा। अमृता, यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे कि नल सेट का मतलब होता है कि अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कितने एलिमेंट्स हुए? 0 एलिमेंट हुए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके अंदर 0 है। लेट मी टेल यू गाइस, एक छोटी सी चीज यहाँ पे और एक नोट करने वाली है। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे नोट करने लायक है, जो स्टूडेंट्स को कभी डाउट रहता है। स्टूडेंट, अगर हमने इस ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया, अगर हमने इस ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया, दिस मीन्स इट इज a set containing an element 0। अगर आपने इसको ऐसे लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0। आर यू गेटिंग दिस? तो यहां पे जी ऋषभ बताइए। सर वहां पे आप ब्लैंक ना छोड़ेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब नल सेट नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। जब खाली ये लिखा हुआ है ना, ये आपको बताएगा इट्स अ नल सेट। आ रही बात समझ? दोनों में अंतर देखो। जब हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा, तब हम बोलते हैं वो नल सेट है। लेकिन जब हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक चीज लिख दिया, अब वो एक चीज ए हो सकता था, वो एक चीज ए हो सकता था, वो एक चीज बी हो सकता था, वो चीज 0 भी लिखा जा सकता था। इस सब का मतलब क्या होगा? वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या होगा? ये हमारा एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके से सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 0 है। कौन सा एलिमेंट है? 0 है। आ रही है बात समझ में? ऋषु पूछ रहे कार्डिनल नंबर क्या होता है। ऋषु अगेन ध्यान नहीं दे रहे हो। ये देखो तो, ये देखो यहाँ पे, हम यहीं पे तो लास्ट हमने लाइन खींचा हुआ है एक तरीके से। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डर का दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब यही है कि सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो उस सेट के ऑर्डर को भी 4 बोलेंगे और उस सेट के कार्डिनल नंबर को भी 4 बोलेंगे। ऋषंक, आई होप योर आंसर इज क्लियर नाउ। एंड so स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं what is the order of 0, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ? माना सिंगलटन बोलना गलत होगा। अब ऑर्डर है ना, तो हमको नंबर लिखना पड़ेगा। ऑर्डर है तो हमको नंबर लिखना पड़ेगा।
ठीक है। गुलशन, रिशु, अगेन वो सिंगलटन सेट है, लेकिन जब ऑर्डर पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर कितना एलिमेंट दिख रहे हैं। ओके, बाकी लोगों ने अपना आंसर सही दिया है। आई थिंक बस शुभम राजगुप्ता, आपसे थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 1, यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, इसके अंदर एक एलिमेंट है। यहाँ पे आपका आंसर होगा 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। राइट, ऑर्डर का मतलब कितने एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर या ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपका आंसर एक होल नंबर में आएगा, आपका आंसर एक होल नंबर में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे अभी एक और सवाल इधर पूछ लूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1/2? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? मतलब मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिखा हुआ है, क्या होगा इसका ऑर्डर, क्या होगा? अब ये 1/2 का वैल्यू 0.5 है, डज इट मीन कि मैं वहां पे कार्डिनलिटी को 0.5 लिखूंगा? नहीं, मैं वहां पे इसका आंसर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। रिशु ने पूछा है कि सर कभी 0 होगा कि नहीं। रिशु देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखो रेड कलर से, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ नल सेट? ऑर्डर ऑफ अ नल सेट इज 0। जब कोई नल सेट होगा, जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तभी तो जाकर हम बोलेंगे ना कि उसका ऑर्डर वहां पे 0 होने वाला है। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, हर्ष बताओ। सर अगर हम स्कूल का एग्जांपल ले तो अगर सिर्फ लेटर्स को लिखते हैं तो SCHOL लिखेंगे, Very और good. अगर O को रिपीट करते हैं तब वो 5 हो जा रहा है। एग्जैक्टली सो अब उस यहाँ टाइम पे क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो हर्ष अब यहाँ पे देखो, ये कार्डिनल उसका डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड क्या है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना? यस सर। दैट विल टेक केयर ऑफ योर आंसर। तो वहां पे यू विल, जब ऑर्डर कैलकुलेट करने जाओगे तो आप रिपीटिशन को काउंट नहीं करोगे। ओके सर। ठीक है, ऑर्डर कैलकुलेट करने के टाइम पे रिपीटिशन को काउंट नहीं करेंगे, तो स्कूल का फिर ऑर्डर क्या निकलेगा, लेटर्स का 5 निकलेगा। ओके सर। हाँ, और कोई दिक्कत? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? नल सेट क्लियर, सिंगलटन, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर क्लियर? जी गुलशन। यदि सर करली ब्रैकेट 0 दिए थे, यदि 0 के जगह थीटा दे देंगे तो वहाँ थीटा भी एक एलिमेंट का वर्क करेगा। एग्जैक्टली 0 के जगह मैं ए रख दूं, या 0 के जगह मैं सिर्फ गुलशन लिख दूं, कर्ली ब्रैकेट डाला फिर गुलशन लिख दिया, तो वहां पे एक एलिमेंट लिखा मैंने, तो वहां पे भी उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और सवाल है, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोच के जवाब दीजिएगा। नहीं उज्जवल, गुलशन वर्ड में 7 लेटर्स है, बट अगर मैं गुलशन लिख रहा कॉमा नहीं दिया तो मैं एक ही तो एलिमेंट लिखा ना। मानस तो गलती है, बाकी लोग सही हो यार, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। यू आर गेटिंग दिस फील नाउ। शुभम थोड़ी सी गलती है बस, अमृता थोड़ी गलती है, विवेक थोड़ी गलती है, नहीं हर्ष डिफाइन है, विनय गलती है थोड़ी। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने आंसर दिया उन्होंने सही आंसर दिया। नाउ लेट मी राइट डाउन द आंसर। पर्दे क्या कहते यार वो स्टेटमेंट, इस टेंस सिचुएशन से पर्दा हटाते हैं। द आंसर इज 1। व्हाई? इसका आंसर 1 क्यों है? बिकॉज this represents a set containing the element phi। अरे यार phi एक सिंबल भी तो है ना। आप ये देखो कि अंदर अगर मैं ट्रायंगल व्रैंगल का शेप बना दूं, आप phi किसके साथ कंफ्यूज कर रहे हो? जब खाली phi लिखा होता है, खाली phi का मतलब है void। जी बताओ।
बोलिए। 1 ही बोले हैं। अच्छा, आई थिंक मैंने शुभम ने 0 लिखा था, मैंने शिवम बोल दिया होगा। ओके सर। सर हेलो, जी इस 5 में तो फिर 3 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? अगर 5 लीटर लिखेंगे FIE तो इसमें 3 हो जाएगा। नहीं, अब देखो हम इसको बोलते हैं 5, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, हाँ ये लिखा, अब इसको मैं 1 पढ़ता हूँ तो मैं ON ही थोड़ी करूंगा यार। वो तो अभी हमें जो दिख रहा है हमको वो लिखना है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे आप ही का नाम, ठीक है, या किसी का नाम लिख दिया। अब जैसे मान लो बहुत बड़ा नाम लिख दिया तेंदुलकर। अब तेंदुलकर वर्ड में 9 लेटर होता है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ तेंदुलकर लिख दिया तो इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर 9 थोड़ी बोलोगे। ऑर्डर हम कब बढ़ेंगे? जब हम एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा रहे हैं। जब हम एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा रहे हैं तब हमको पता चलेगा कि वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मृगंक ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर फाई को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फाई को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलिए, तो मृगंक उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा एक सिनेरियो जहां पे आंसर विल बी अ नल सेट। So let me write down a solution. जो आंसर, जो चीजें आपने नल सेट के लिए बोला था ऊपर ही लिखा हुआ है हमने। मल्टीपल ऑफ 4 विच इज प्राइम, है ना। सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था मल्टीपल ऑफ 4 विच इज प्राइम। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सेट A सच दैट एलिमेंट जहां पे X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and X is odd, ठीक है। आ रहा है समझ में? सेम तरीका अब आपसे पूछा जाएगा कि चलो ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है X सच दैट X आपका 4 का मल्टीपल भी होगा और साथ में 4 वो X जो है वो ऑड भी होगा। तो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखिए, क्या लिखोगे आप? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से इसको जब समझा जाएगा तो दिस विल से दैट X इज इक्वल टू 5 और सॉरी A इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू दिस, ठीक है मृगंक? ओके मृगंक, मतलब वही जो सिचुएशन हमने ऊपर बात किया था उसी को यहाँ पे लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका क्या है? ब्रैकेट लगाइए, एलिमेंट लिखिए, कॉलन लगाइए, फिर वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। अब ऐसी प्रॉपर्टी लिखो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना आए, ठीक है। चलो, तो लेट्स मूव बैक। फिर से कितना हो गया टाइम? 11:18। वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। सो इक्वल सेट। अब इक्वल वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? दो सेट को इक्वल कब बोलोगे? कब बोलोगे इक्वल? जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो। दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो। तो यहीं पे वो चीज लिखी हुई है कि टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B, अगर A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट हो, and every element of B is a member of A। मतलब बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़ा किया गया है। A और B को इक्वल कब बोलोगे? जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो और B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हो, राइट? और हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो इफ सेट A एंड B आर इक्वल, तो आप लिखोगे A इज इक्वल टू B, नॉर्मल इक्वल टू का साइन लगाओगे, उसको बड़ा छोटा नहीं करोगे। एंड इफ A आर नॉट इक्वल टू B, क्या हो गया अमन? अमन हाँ, चलो मैंने ऑफ कर दिया नोटेशंस। सो एंड इफ A एंड B आर नॉट इक्वल, अगर A और B इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या करोगे? जैसे नॉर्मल हम लोग नॉट इक्वल प्रूफ लिखते हैं, इक्वल टू देके क्रॉस कर दिया बीच में, ठीक है। मृगंक ने पूछा है सर वोल्फ एंड फॉलो इक्वल है? अच्छा क्वेश्चन है। एटलीस्ट पता चल रहा है कि हाँ एडिशन में पढ़ रहे हो। मृगंक ने दिया है वोल्फ एंड फॉलो इक्वल है या नहीं। तो अब अगर आप उसके लेटर्स की बात करो,
the letters by which wolf, let me write down, wolf and follow. जी उज्जवल बताइए। इनफिनाइट सेट रह गया क्या सर? हाँ उसके नीचे पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। वैसे आई थिंक मैंने बोल दिया था इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो मैं गया, उसी को इंडिकेट कर रहा था। हाँ। तो वोल्फ और फॉलो में क्या है कि अगर हम बात करें एक्स इज अ लेटर, तो वोल्फ के अंदर जो जो लेटर्स लगे हैं और फॉलो के अंदर जो जो लेटर्स लगे हैं, अगर हम इसको एलिमेंट वाइज लिखेंगे तो दोनों सेम आएगा अमेरिकन। ठीक है, दोनों सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट, इक्वल सेट का हमने बात कर लिया। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल जैसा लगेगा लेकिन इक्वल होगा नहीं। तो कैसे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, राइट। तो मान लो कि मैंने एक जगह पे एक सेट में डाला है ABCDE और एक सेट में डाला है GHIJK, ठीक है। तो ABCDE GHIJK दोनों में 5 एलिमेंट डाला है मैंने, तो उस सेट को बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन, इक्विवेलेंट सेट्स, दो फाइनाइट सेट A एंड B। अच्छा देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, दो फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सेट्स इक्वल नहीं होंगे। So दो फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal number is same। जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, और कार्डिनल नंबर मतलब अंदर जितने एलिमेंट है दोनों जगह सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। यस मृगम, ये अभी सवाल मैं पूछने ही वाला था। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। दूसरा सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, C, D। दोनों के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये बन जाएगा हमारे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल अब आप लोगों से पूछा जाएगा, इज ऑल इक्वल सेट्स ऑल्सो इक्विवेलेंट? बताइए स्टूडेंट्स, क्या सारे इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे? अमृता, माला, किशन, लग रहा है अभी आए हो। सो ऋषंक, मृगंक, सनी, नितेश, अमन, हर्ष, अच्छा उज्जवल, सबने यस बोला है। अमृता सवाल है लिखा हुआ स्क्रीन पे, क्या सारे इक्वल सेट को इक्विवेलेंट बोलेंगे? विनय ने लिखा है नो, शिवम ने लिखा है नो, शुभम ने लिखा है नो। गाइस द आंसर इज यस, बिकॉज इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ, इक्वल सेट का मतलब हुआ कि A में जितने एलिमेंट्स है B में भी वही एलिमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं दोनों के कार्डिनल नंबर सेम नहीं हो जाएगा, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगा। अब अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया तो ही तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस। और अगर आपसे उल्टा पूछा जाए, is all equivalent sets also equal, क्या सारे इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल बोला जाएगा? क्या सारे इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल बोला जाएगा? तो आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द आंसर नाउ, इट विल बी नो, ये होगा नो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऊपर जो देख सकते हो, इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ए सेट के अंदर है 1, 3, 5, 7, बी सेट के अंदर है ABCD, दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों के अंदर 4 एलिमेंट आया है, लेकिन इसको इक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है ना। अंदर के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, अंदर के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा सवाल पूछता हूं स्टूडेंट्स, ए में मैंने रखा है 1, 3, 5, 7, बी में मैंने रखा है 1, 3, 5, 8।
बताओ क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल होगा? क्या गुलशन, मानस, कैसे? इक्वल सेट का मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 7 एक ऐसा एलिमेंट है ए में जो कि बी में बिलोंग नहीं करता है, एंड सिमिलरली सेट बी के अंदर एक स्मॉल ए दिख रहा है जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। ऐसा मत सोचना कि यार चलो कार्डिनल नंबर तो सेम है, 3 एलिमेंट तो सेम होंगे, चौथा को सेम मान लिया जाए। ये नहीं करना है। इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ओके, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ओके, तो जिन जिन लोगों का आंसर था यस, जिन जिन लोगों का आंसर था यस, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, उज्जवल ने बोला सर प्लीज इनफिनिट सेट्स का एटलीस्ट वन एग्जांपल। ठीक है, x such that x is a natural number। ये कैसा सेट होगा? इज ए एंड इनफाइनाइट सेट? क्या ये एक इनफाइनाइट सेट होगा? ठीक है, क्लियर? आयुष ने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन वर्ल्ड। परफेक्ट। चलिए, क्या बच गया और? तो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में सारी एक चीज कवर कर लिया। अभी भी आई थिंक थोड़ा कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर हम आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेट्स, मतलब सुपर सेट, सबसेट वगैरह पढ़ेंगे। मैं आपको छोटा सा काम दूंगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा सा, मैं आपको मटेरियल दूंगा स्टडी करने के लिए, आप उसको थोड़ा खुद से रीड करके आइएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो तो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया। देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए है ना, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए। तो आज बड़ा लाइट मोड में रहा है, कहीं ना कहीं थ्योरी ही था पूरा का पूरा। अगली क्लास में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे उतर सकते हैं। ओके, ऋषंक अगली क्लास में होगा। हर्ष पूछ रहा है कि सर इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। ऋषु मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? I'll just check and फिर मैं आपको उधर बता दूंगा। किसी ने ऊपर लिखा है रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल। नीतीश रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आपने सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, ठीक है? जैसे कि ये देखिए, ये देखो ए लिखा है, फिर लगाया कर्ली ब्रैकेट, अब 1 3 5 7। रोस्टर फॉर्म का मतलब है आपने उस सेट के सारे एलिमेंट को लिख दिया, कॉमा कॉमा देके, कॉमा देके अगला एलिमेंट, कॉमा देके अगला इनफिनिट सेट को रोस्टर फॉर्म लिखे, इनफिनिट सेट को रोस्टर फॉर्म, इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में। फिर ऐसे हमने कॉमा देते छोड़ दिया, ठीक है? तो यहां से वी विल मीन दैट दिस इज अ गोइंग टू इंफिनिटी। मृगंक स्टिल आई वांट मोर, ठीक है? उज्जवल कह रहा है सुने हैं सर आप एंग्री मैन हो बट आज कूल रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, आज लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था तो मैं कूल हूं, जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली आई वांट कि एवरीवन पार्टिसिपेट्स। अगर मान लो कि क्लास में, इवन जब ऑफलाइन क्लासेस भी होती है ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि वो वीक स्टूडेंट है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। या तो तुम जवाब दो या तुम क्लास में ना रहो।
क्लास में बैठे हो मतलब तुमको ध्यान देना है और तुमको जवाब देना है, नहीं आएगा इज कंप्लीटली फाइन, बट यस नो तो बोलना है। दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक है। उसमें एक्चुअली मेरा मेहनत भी ज्यादा जानता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं हर एक स्टूडेंट को पकड़ता और सवाल पूछता, तो उसमें मेरे क्लास का कुछ टाइम भी जाता है। मृगंक विल डू इट, ठीक है, विल डू इट। चलो, सो एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।